हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जो हिंदी साहित्य शुरू कर रखा है और आदिकाल और भक्ति काल मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट हैं या फिर टीजीटी पीजीटी एस्टेट के स्टूडेंट हैं या फिर केवीएस डीएसएसबी या एनवीएस, ये जहाँ पर भी जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ आपको जो एचएससी का स्क्रीनिंग होता है, एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी पेपर होते हैं, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं सभी को मद्देनज़र रखते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यही कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने आदिकाल संपूर्ण आपकी प्लेलिस्ट के में एक आदिकाल के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। ऐसे ही आपको भक्ति काल के 8-10 वीडियो मिल जाएंगी। एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, कहाँ से क्या प्रश्न आता है, पढ़ाते वक्त मैंने हर एक लाइन पर बताया है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। खासकर एस्टेट में तो क्योंकि मेरा काफ़ी अनुभव है। और यूजीसी नेट का भी मैंने बताया कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, टीजीटी वाले बच्चे क्या पढ़ें, पीजीटी एस्टेट वाले क्या पढ़ें, तो मैं साथ-साथ बताती रहती हूँ। और अब पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा-सा हमने चेंज किया है, क्योंकि हमारी जो एचपीएससी है वो सब्जेक्टिव पेपर भी लेती है और उन्होंने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। ये आपका नेट क्लियर होने के बाद अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में लगना है तो भी आपको रिटन परीक्षा देनी होगी। तो उसके लिए हम एक मल्टीपर्पज़ से हम आप तैयारी कर सके, इस हिसाब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की हैं। और ऐसे ही वीडियो मैंने डाली हैं तो आपको ये लगेगा कि देखकर आपको ये लगेगा कि क्या मैम बुक से पढ़ा रही है। और कई बच्चे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में विश्वास करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल से पढ़ें, यहीं से अपनी एक नोटबुक बना लें और अपने साथ-साथ नोट्स बनाते जाएँ। जैसे कि आज हम रीतिकाल पढ़ेंगे, तो रीतिकाल आप हेडिंग डालें, उसके जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर मोटे-मोटे उनमें से जो क्वेश्चंस आपके निकल कर आते हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए, तो आपके लीनियर क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएँगे। और अगर आप कहेंगे कि मैडम ऑब्जेक्टिव अलग से डालिए, लाइनर क्वेश्चन अलग से डालिए, तो मैं वो भी डाल दूँगी। काफ़ी मटेरियल मेरे पास है, बस आप कमेंट करके बताएँ कि मैम हमें इस तरीके से पढ़ाएँ, तो मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊँगी। ये मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, आपको जैसा भी लगे आप सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन का ज़रूर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो डाल दूँगी। तो आप मुझे कहें कि मैम आप ये वीडियो डालें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ रीतिकाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल, क्योंकि आदिकाल और भक्ति काल मैं संपूर्ण करवा चुकी हूँ। और एस्टेट वाले बच्चे और एचएससी और एचपीएससी स्क्रीनिंग के जो बच्चे हैं, बच्चे कह रहे थे कि मैम हम तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी इन वीडियो को ध्यान से देखें, अभी से अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें, ताकि एक ही बार में आपकी तैयारी हो जाए। अभी आप सोचेंगे कि मैम जैसे कि रीतिकाल का मैं आपको भूमिका बताऊँगी कि रीतिकाल क्या था, कहाँ से शुरू हुई, क्या उस समय की पृष्ठभूमि थी, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी थी? क्योंकि अभी जो एचपीएससी ने सब्जेक्टिव पेपर लिया था, वो तो उसमें आदिकाल की पृष्ठभूमि भी पूछा हुआ था। तो आप ये ना सोचें कि ये तो व्यर्थ है। नहीं, ये जो मल्टीपर्पज़ वीडियो है, बीए, एमए वाले बच्चों के भी काम आने वाली हैं ये। तो इस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं एक भी टॉपिक यहाँ से नहीं छोड़ूँगी, तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी करते रहें। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो जो हमारा हिंदी साहित्य है, उसको 4 भागों में बाँटा हुआ है। आप सभी इस बात से शायद वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा। आपको पता है कि 4 भागों में बाँटा है, तो पहला हमारा वीर गाथा काल आता है, दूसरा भक्ति काल और तीसरा रीति काल और चौथा हमारा गद्य काल आता है। तो जो वीर गाथा काल है, और ये जो नामकरण किया था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। और इनकी समय सीमा जो है ये विक्रम संवत है, सन नहीं है। वीर गाथा काल का जो समय था 1050 से 1375, और जो भक्ति काल की समय सीमा थी वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत।
और रीति काल जो था 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, और जो गद्य काल था वो 1900 विक्रम संवत से 1984 तक का, ये जो समय सीमा थी हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार थी। तो इन्होंने जो भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्व भक्ति काल और उत्तर भक्ति काल, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो पूर्व भक्ति काल था और उत्तर भक्ति काल, जो सॉरी वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये इतना आप देखें कि ये चार भागों में हमारे हिंदी साहित्य को बांटा हुआ है। तो आज हम फोकस करेंगे, यानी कि आज की हमारी वीडियो होगी रीति काल पर। और सबसे पहले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि रीति काल नाम उसका क्यों पड़ा, कौन कौन आचार्यों ने, कौन किस किस विद्वान ने इस रीति काल को क्या क्या नाम दिया। तो जो हमारा आदि काल था उसमें मैं सबसे पहले आपको पढ़ा चुकी थी कि जो काल विभाजन किया गया था वो किस प्रवृत्ति के आधार पर किया गया था, ये सब हम पीछे आदि काल में सारा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मैं बताने में ज़्यादा समय गवा जाए वो नहीं करूँगी, बर्बाद नहीं करना चाहती। तो रीति काल आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि चारों काल है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। तो ये एक नाम आएगा बार बार, प्रवृत्ति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था वो प्रवृत्ति के आधार पर किया था कि जो आदि काल था उसमें वीरता परक रचनाएं ज्यादा लिखी गई थी तो उसे वीर गाथा काल दिया गया। और मध्य काल में भक्ति की प्रधानता रही तो भक्ति काल नाम दिया गया। और रीति काल में रीति की प्रवृत्ति थी इसलिए इसको रीति काल नाम दिया गया। और जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं उसमें गद्य रचना ज्यादा हुई थी, इस वजह से उसको गद्य काल नामकरण दिया गया था। तो आज हम पढ़ेंगे रीति काल, जिसके समय सीमा है विक्रम संवत 1700 से 1900। तो ये था हमारा। अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। रीति काल, अपने नोट्स तैयार कर लें, अपनी कॉपी पेन अपना निकाल कर बैठें। तो रीति काल आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही छोटी छोटी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं नामकरण। रीति काल के नामकरण के बारे में भी अब मुझे मल्टीपर्पज़ के हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ेगा उसको अन्य कहीं भी भटकने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, यानी कि ये तो संवत है, ध्यान रखना है आपको। और ये अगर ईस्वी में बात करें तो 1643 से 1843। अगर आपको संवत से ईस्वी निकालनी है तो आप इसमें से 57 माइनस कर दें, यानी कि 57 अगर आप घटा देते हैं 1700 में से तो आपकी ईस्वी निकल कर आ जाएगी। तो इसकी समय सीमा हुआ 1643 से 1843 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों को नहीं पता कि संवत से हम ईस्वी कैसे निकालते हैं। तो -57 हम घटा देंगे और अगर ईस्वी से हमें संवत निकालना है तो हम 57 को प्लस कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को रीति काल कहा, ठीक है। मध्यकाल को, यानी कि कई बार हम अपने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति थी, जैसे कि आपको पता है आदि काल भी कहा किसी ने, आदि काल, फिर किसी ने भक्ति काल का आदि काल, फिर कहा भक्ति काल, और फिर रीति काल कहा, और फिर आधुनिक काल कहा। तो जैसे कि आदि काल, सॉरी ऐसे भी हम कह सकते हैं, यानी कि आदि काल, फिर कहें हम मध्यकाल, मध्यकाल। तो ये विकास के आधार पर था, ये जो विभाजन था ये विकासवादिता के आधार पर था। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, अगर हम ऐसे कहें तो मध्यकाल जो था इसको दो भागों में बांटा गया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल था उसे हमने भक्ति काल कहा और जो उत्तर मध्यकाल था उसे रीति काल कहा गया। इसलिए आपको थोड़ा सा भ्रमित नहीं होना है, तो ये ध्यान रखेंगे। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को क्या कहा, रीति काल कहा गया। अब हम देखते हैं रीति काल के जो नाम दिए गए। ये एक तो आपको देखो, सबसे पहले आपको समय सीमा ध्यान होनी चाहिए। प्रश्न आपका यही बनता है कि ये जो समय सीमा है, कई बार पेपर बहुत ही आसान आता है तो ये भी पूछ लेते हैं। आपको रीति काल की समय सीमा ध्यान रखनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं। रीति काल के जो नामकरण किया गया, किसी विद्वान ने कोई नाम दिया और किसी विद्वान ने कोई नाम दिया, तो अलग अलग नाम दिए गए। ये प्रश्न पूछा जाता है। जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तो मेरे में ये प्रश्न पूछा गया था।
ऐसे अगर हम बताते हुए चलेंगे तो बच्चों को थोड़ा-सा विश्वास ज़्यादा हो जाता है कि हाँ, मैम सही बता रही है। और मैं सच बता रही हूँ कि ये मेरा पेट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने गलत किया, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जगह एक और भी दे दिया था। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं कि रीतिकाल के लिए जो नाम दिए गए वे इस प्रकार हैं। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ये मिश्र बंधुओं ने दिया। अगर आपने पहली ही वीडियो देखी होगी, आदिकाल का जो नामकरण की वीडियो है, तो आपको यहाँ समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया था वो 5 भागों में विभाजित किया था, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रख 5 नहीं, 5 या 7 ऐसे थे इनके आदिकाल, मिस्र बंधुओं का प्रारंभिक काल, मध्यकाल, फिर अलंकृत काल, वर्तमान काल, गद्य काल, परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल, इस तरीके से इनके थे। तो 4-5 इनके नाम थे जो इन्होंने मिस्र बंधुओं ने किए थे, आपको ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो अलंकृत रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल के जो मिस्र बंधु थे, उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। और जो श्रृंगार काल है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। और जो रीतिकाल नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ये आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है? और जो इसे कला काल कहा वो भागीरथ मिश्र ने कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। मैंने सारे बता दिए हैं, जो इसमें नहीं है मैं वो भी बता रही हूँ, आपको नोट करने हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा और भागीरथ मिश्र ने भी इसे कला काल कहा। तो 2 इसमें नहीं थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अलंकृत काल किसने कहा? आपको ध्यान रखना है, मिश्र बंधुओं ने नाम दिया। श्रृंगार काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। और रीतिकाल जो नाम दिया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। एक ही बात को मैं 3-4 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि यहाँ वीडियो देखते देखते आपको सारा याद हो जाए। मिस्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल नाम दिया। उसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया, यानी कि कविता का शोभित करने के लिए ज़्यादा बल दिया गया, तो उन्होंने इसका नामकरण किया अलंकृत काल। इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। मिस्र बंधुओं ने अपने पक्ष में ये विचार रखा, किंतु इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई है तथा अलंकृत काल कहने से इस प्रवृत्ति का बोध नहीं हो पाता। देखो, कुछ मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया रीतिकाल का? अलंकृत काल। लेकिन विद्वानों ने इसकी आलोचना की और ये कहा कि इस काल में तो अलंकृत की बजाय लक्षण ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए, तो इसको अलंकृत काल कहना ज़्यादा समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उस समय जो थी लक्षण ग्रंथों की ग्रंथ ज़्यादा लिखे जा रहे थे। तो अलंकृत काल कहने से उस समय जो प्रधान प्रवृत्ति थी उसका बोध नहीं होता है, ठीक है? अतः इस नाम की अवहेलना की, आलोचना की विद्वानों ने। और दूसरा इसको नाम दिया गया श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल कहे जाने के पक्ष में ये तर्क दिया गया है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। देखियो, अब ये करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के तर्क की कि श्रृंगार काल के अलावा भी जो श्रृंगारिक कवि थे उन्होंने भी काव्यांग निरूपण की ओर अपनी रुचि दिखाई, तो इसे श्रृंगार काल कहना भी ज़्यादा समीचीन प्रतीत नहीं होता। और ये तो आपको पता ही है कि विद्वानों में वाद विवाद चलता ही रहता है। तो किसी ने इसको अलंकृत काल कहा, किसी ने इनको श्रृंगार काल कहा। तो श्रृंगार काल कहा तो उसकी भी आलोचना की और अलंकृत काल कहा तो उसकी भी आलोचना की। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध नहीं हो पाता, जैसे कि पहले हमने बात बताई। काव्यांग, काव्यांग क्या होता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि काव्यांग चर्चा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी। काव्यांग क्या होता है? काव्यांग निरूपण किया, मतलब उन कवियों ने, किसी ने तो सर्वांग निरूपण किया, ठीक है, और किसी ने काव्यांग निरूपण किया। तो जो सर्वांग निरूपण होता है उसके अंदर, काव्यांग के अंदर आ जाता है आपका, जैसे कि आपके रस हैं, आपके छंद हैं, अलंकार हैं,
इनसे संबंधित जो अपने लक्षण ग्रंथों में जो इन्होंने वर्णन किया, काव्य भेद बताए, काव्य गुण बताए, काव्य दोष बताए और काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब हमारे सर्वांग निरूपण के अंतर्गत आ जाते हैं। और काव्यांग मतलब काव्य के जो लक्षण हैं, काव्य के जो भेद हैं, ये सारे हमारे काव्यांग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी। कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। यानी कि भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी, तो रीति काल में काव्यांग चर्चा की क्या थी? प्रधानता थी। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था। जैसे कि किसी ने लिखा रस रहस्य, मान लो रीति काल में एक रचना लिखी गई रस रहस्य, तो इन्होंने रस का महत्व बताया, रस का विवेचन किया कि रस की काव्य में क्या महत्ता है, किस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो रस रहस्य जो था, ये एक क्या हो गया? हमारा लक्षण ग्रंथ हो गया। इस प्रकार के जो लक्षण ग्रंथ थे वो इस काल में लिखे गए। और ये लक्षण ग्रंथ क्या करवाते थे? लक्षण ग्रंथों का निर्माण जो था दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था कि दूसरे लोगों को काव्य रचना किस प्रकार से की जाती है, इस बात का ज्ञान कराया जाए। अर्थात वे कवि, शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव का अनुभव करते थे। यानी कि वो अपने आप को कवि, शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरवान्वित महसूस करते थे। रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग, ये देखो ये शब्द यहाँ पर आ गया है। रीति काल में रीति, रीति का मतलब क्या होता है? रीति का आप मतलब ले सकते हैं रीति यानी कि कोई शैली या कोई मार्ग, ठीक है, शैली या मार्ग, ठीक, या रास्ता। और रीति काल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं। अब काव्यांगों के लक्षण मैंने आपको बताइए कि काव्यांग के लक्षण के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? काव्य लक्षण, काव्य भेद, काव्य प्रयोजन, रस, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब क्या है? हमारे काव्यांग लक्षण हैं। और इसी से संबंधित ये ग्रंथ इस काल में लिखे गए, जिन्हें हमने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, रीति ग्रंथ कहा किसे कहा गया? जिसमें काव्यांग लक्षण एवं उदाहरण दिए गए, उन्हें क्या कहा गया? रीति ग्रंथ कहा गया। और सबसे ज्यादा रीति ग्रंथ लिखे गए इस काल में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? रीति काल पड़ा। रीति काल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति क्या रही? रीति निरूपण को माना जाता है। यानी कि रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? रीति निरूपण, रीति निरूपण। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर शुरू करने से पहले ही। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीति काल किया है। रीति से उनका तात्पर्य है, देखो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नामकरण किया रीति काल का रीति काल। किसी ने कहा अलंकृत काल, किसी ने कहा श्रृंगार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया रीति काल, और ये रीति निरूपण के आधार पर इन्होंने रीति काल नामकरण किया, क्योंकि रीति काल में रीति की प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई। तो रीति से रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या तात्पर्य लिया? कि पद्धति यानी कि शैली, यानी कि काव्यांग निरूपण, यानी कि जो रीति काल के जो कवि थे, वो जो रचना कर रहे थे, वो संस्कृत आचार्य जो जिस प्रकार की रचनाएं कर रहे थे, उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं के अनुसार ये भी रचनाएं कर रहे थे, उन्हीं के मार्ग पर ये भी चलते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे। इसलिए रीति का अर्थ क्या लिया? पद्धति या शैली। यानी कि संस्कृत के जो आचार्य लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे, उसी शैली का अनुसरण किया रीति काल के कवियों ने, इसी पद्धति को अपनाया, इसलिए इसको रीति काल नामकरण दिया गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि। अब रीति काल का प्रारंभ कहाँ से होता है? रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रस विलास, चिंतामणि की एक रचना है रस विलास, और मति राम कृत रस राज से माना जा सकता है। यानी कि रीति काल का प्रारंभ इन दो रचनाओं से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1643 ईस्वी की है,
तथा रीतिकाल के अंतिम कवि हैं ग्वाल कवि, जिनकी रचना रस रंग 1853 ईस्वी के आसपास की है। निष्कर्ष यह है कि किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित तिथि से तो शुरुआत नहीं हो सकती। आपको पता है कोई भी साहित्य एक पॉइंट से शुरू नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे चलता आता है। ठीक है, तो जो रीति की प्रधानता थी वो भक्ति काल में ही शुरू हो गई थी, एकदम से कोई रचना नहीं लिखी जाती। आगे है हमारा मानकर एक एक निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना पूर्णतः तर्क संगत नहीं है। तो ये आज की जो वीडियो थी मेरी, मैंने आपको बताया है सिर्फ रीति काल के नामकरण के बारे में। तो किस किस ने क्या नामकरण दिया और रीति काल की क्या भूमिका है, क्या रीति काल है, तो ये मैंने आप सबको बताया। तो आज की वीडियो हम छोटी ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये हमारी वीडियो नंबर 2 होगी। और ये आप कहेंगे कि मैम ये तो कहीं नहीं पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा ये आजकल हर जगह पूछते जाते हैं, क्योंकि जो भी साहित्य लिखा जाता है केवल वो सुनने में निर्मित नहीं होता है। सुनने के वातावरण में कोई भी साहित्य रचना नहीं होती है, क्योंकि साहित्य रचने लिखने वाला भी वो एक कवि ही होता है और कवि भी किसी वातावरण में रहता है। और जिस वातावरण में वो रहता है, यानी कि जिस परिवेश में जिस स्थान पर रहता है, उसके दाएं बाएं कुछ परिस्थितियां होती हैं। उन्हें हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां भी कह सकते हैं। उनका प्रभाव जो है उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे रीतिकाल के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्योंकि अभी जो HPSC ने पेपर लिया था उसमें आदिकाल की सामाजिक ये जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में पूछा गया था 10 नंबर में। तो हम जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनका स्टेट क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने के बाद फिर वो स्क्रीनिंग होने के बाद जब सब्जेक्टिव में बैठेंगे तो इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। और BA MA वाले बच्चों के तो हूबहू ये प्रश्न ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये हम मल्टीपर्पज़ से एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही वीडियो से हम सारे उसकी तैयारी करते चलेंगे। तो आज मैंने आपको नामकरण के बारे में बताया है। आज की वीडियो हमारी इतनी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ये रहेगा हमारा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आप जिस विषय की भी तैयारी करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम आप ये पढ़ा दो। मैं तो चल रही हूँ अपने हिसाब से, और आप जो टॉपिक सजेस्ट करेंगे मैं उसकी वीडियो पहले बनाकर डाल दूँगी। तो धन्यवाद। और एक बात और थी, जो DSSB KVS के और PRT जो चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं इनकी भी एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और आने वाले हैं। तो ये बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम हम इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये करवाइए। अगर स्पेशल UGC नेट तक के बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। UGC नेट का मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर बिना कहे निःशुल्क बिल्कुल करवाने वाली हूँ। तो धन्यवाद।